सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। देखो, अभी तक सभी ने जो भी ट्रेंड है पेपर का और कट ऑफ का रिलेटेड विथ ईओएओ और एपीएफसी का, तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने ज़रूर से देख लिया होंगे। अपना एक परसेप्शन जो है वो भी बिल्ड आपने कर लिया होगा कि ठीक है, अगर मेरा इतना स्कोर है तो मेरा हो सकता है, इतना स्कोर है तो नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों ही पेपर में 150 मार्क्स जो है अगर आपके हैं, और है ना, मतलब इफ़ यू आर गेटिंग 50% मार्क्स, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, बहुत ह्यूज पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। उस पर भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। उस पर हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है। पूरे जो आपके फैक्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया यूपीएससी के पेपर को लेके, और उसमें मैंने आपके लिए 2017 और 2015 और 17 दोनों का जो पेपर है एपीएफसी और ईओएओ का, उसको हमने कंपेयर किया था। उससे सर्टेन डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। अब इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना है, डिस्कस करना है। देखो, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने इस एग्ज़ाम को दिया, जो ईओएओ का एग्ज़ाम है, तो उसमें ज़्यादातर, जैसे अगर सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं तो उन लोगों ने ज़्यादा इस पेपर को अटेम्प्ट किया जिनका सपोज करो सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स है वो आपका नहीं निकला है, और फिर ये जो एग्ज़ाम है उसको आपने अटेम्प्ट किया। अब उसमें जिनका अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, जिनका नहीं अच्छा हुआ तो उस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। प्लस जो प्लान कर रहे हैं कि ठीक है 2024 में मुझे जो है एग्ज़ाम को देना है, तो मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डिस्कस हम लोग करेंगे, उसको बहुत ध्यान से आपको थोड़ा सा समझना है। देखो, पहली ये चीज़ है कि सपोज करो सिविल सर्विस का आपने प्रीलिम्स दिया, और सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के बाद जो आप एक्सेप्ट कर रहे थे, मतलब जो आप एक तरीके से आप ये मान रहे थे कि इसमें मेरा सिलेक्शन होगा, और किसी कारणवश नहीं हो पाया, चाहे वो सीसैट हो या कोई भी रीज़न हो। दूसरा, अगर ईपीएफओ वाला पेपर दिया है उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो क्या करना चाहिए। देखो, ये जो एग्ज़ाम है ना, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए यूपीएससी से रिलेटेड आपको मेहनत तो करनी है ही, बट थोड़ा बहुत इसमें एक लक फैक्टर भी होता है। अब वो कब समय आता है वो पता नहीं है। देखो, ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो समय है वो समय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितना समय हमारा सोचने में और वीडियोस देखने में जाएगा उतना समय हमें अपने गोल को अचीव करने में वो और एड ऑन होता चला जाएगा। तो पहली चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी चाहिए इस समय, देखो अभी कुछ समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ध्यान समझना। आपने तो मान लो आपने, कई लोगों ने बीटेक कर रखा होगा या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। अगर आपने बीटेक कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन जो है वो कर रखी है, बीटेक है, ग्रेजुएशन है, कुछ आपने कर रखा है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ आपको जाना है। अब इसमें ये तो है नहीं कि आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करें, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ भी और नहीं कर सकते तो एक छोटा सा काम आप जरूर से करें कि इग्नू का फॉर्म निकलता है। इग्नू का फॉर्म निकलता है, अगर आपका ऑप्शनल पवेड है, सोशियोलॉजी है, इस टाइप का पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी इस एरियाज में है, तो इग्नू का फॉर्म निकलता है एमए वाला, वो आप लोग कर देना, भर देना। कुछ नहीं करना है, आप उस लेवल की पढ़ाई करते हो, आपको सिर्फ वहाँ जाना है और एग्ज़ाम देना है। वो भी 2 साल का कोर्स होता है, तो उसमें जैसे अगर आपने फॉर्म भरा तो अगली बार आप एलिजिबल हो जाओगे, और फिर आपके पास, मतलब जब तक आप इंटरव्यू दोगे आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप से अगर मान लो आपको और अटेम्प्ट देना पड़ रहा है तो उसमें आपके हाथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होगी। आप नेट जेआरएफ वाली चीज़ें भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा, मतलब आप जाओगे पेपर देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ आपको, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो ये भी है नहीं कि आप खाली बैठे थे, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, और फ्यूचर में क्या पता, क्योंकि देखो यूपीएससी की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, तो क्या पता उसमें ये एलिजिबिलिटी के रूप में आ जाए। तो ये जरूर से करो, ये आप लोग को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ग्रेजुएशन कर ली फिर आगे, मतलब बहुत समय आप किसी एग्जाम में दे रहे हैं, वो भी अगर आप प्लान जो भी कर रहे हैं, बट ये खाली फॉर्म भरना है और एग्जाम दे के जाना है, तो डिग्री का पूरा मान्यता होती है, उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं है। दूसरी चीज़ है जो हमें करनी है, क्योंकि देखो यूपीएससी जो है ट्रेंड अपना क्वेश्चन पूछने का बहुत तेज़ी से चेंज कर रहा है। तो अगर भले प्रीलिम्स में अच्छा नहीं हुआ, ईपीएफओ के एग्ज़ाम में अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि आपकी जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई किसी भी तरीके से रुकनी नहीं चाहिए। वो पढ़ाई किसी भी तरीके से रुकनी नहीं चाहिए।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वही सुबह उठ के अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो पढ़ना ही है। अगर आप छोड़ोगे फिर शॉर्टकट ढूंढेंगे प्रीलिम से पहले कि कोई कोर्स ले 100 घंटे का, उसको कर लेते हैं। तो वो जो रूटीन है आपकी लाइफ की, उस रूटीन को मेंटेन करना है। जो कुछ किताबें हैं वो पढ़नी है, और कोशिश करो कि अपना दिसंबर तक जो भी आपने ऑप्शनल चूज किया उसको कंप्लीट करने का प्रयास करना है। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि मैं बाद में करूंगा या कुछ समय बाद करेंगे, कुछ और कर लेते हैं, तो वो सही आपका नहीं है। क्योंकि कंपटीशन का लेवल आप सभी को पता है बहुत बहुत हाई है। और ऐसी स्थिति में अगर हम ये मान के बैठ जाएं, कि जो है दिसंबर के बाद कर लेंगे, नहीं, क्यों करना है? आपके साथ वाले जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो जितने लोग भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए वो तो ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं करेंगे? जो भी ऑप्शनल है उसको करो, ये मान के करो कि हाँ मेरा एग्जाम है, ये मान के आपको करना है। तो अगर आप ये मान के करोगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। तो एक तो ये ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। दूसरा चीज है, दूसरे एस्पेक्ट ये भी आप समझने का प्रयास करें, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज है कि आंसर राइटिंग। अब जैसे हिंदू का सेशन होता है, उस हिंदू के सेशन में मैं आप लोग को क्वेश्चंस जो है वो आई प्रोवाइड यू, लिखने की कोशिश करो। सेशन सुबह सुबह होता है, उस सेशन को देखो और समझने का कोशिश करो कि यार किस तरीके से ये जो है मैंने आंसर लिखा है, जो क्वेश्चन में मैंने आंसर लिखा है, क्या मेरा माइंड उस तरीके से वर्क कर रहा है। सब चीज़ों में माइंड को ट्रेन करने में जो है समय लगता है। ये 1 दिन 4 दिन में नहीं होगा, महीना 2 महीना 4 महीना लग जाता है इन चीज़ों को करने में। खाली इन्फॉर्मेशन से आपको भी पता है काम नहीं चल रहा है आज के समय में। तो न्यूज़पेपर को अपने प्रिपरेशन का हिस्सा आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। फिर एक और बहुत अच्छी बात है, एक चीज़ और है, तो एक तो आप ये करो, प्लस आप अपना जो भी साथ में मान के चलो कि मेंस के लिए जो करना है वो आप तैयारी करो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कुछ स्टेट लेवल पे, जैसे आरएस का फॉर्म अभी निकला है, राजस्थान का जो जैसे यूपी में पीसीएस होता है, ऐसे ही राजस्थान का आरएस होता है, तो उसमें भी आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो। अगर आप बट इसमें देखो एक दिक्कत सिर्फ इतनी है कि इसमें राजस्थान बहुत पूछते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तभी इसमें एंटर करना हो, प्लस इसमें पंचवर्षीय योजना टाइप स्थिति रहती है, 3-4 साल लग जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो अभी सितंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में, फॉर्म भर लो। और कोशिश मैं करूँगा एक वीडियो आप लोग के लिए बना दूँ इसके ऊपर कैसे आपको अप्रोच करना है, तो वो भी थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। क्योंकि देखो क्या होता है, पढ़ाई का मोमेंटम बना रहे, पढ़ाई का एक बार मोमेंटम बना रहता है ना, चाहे कुछ भी पढ़ते रहो, जो भी अपना एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते रहो, तो डिमोटिवेशनल एस्पेक्ट नहीं रहता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्लस देखो मन करता है कि ईपीएफओ से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो रहे तो मैं देखूं, ज़्यादा समय नहीं देना है, अब मूव ऑन करना है। जिनका अच्छा हुआ है, जिनका अच्छा नहीं हुआ है, रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस जो है यूट्यूब के अंदर बहुत शेयर किया हुआ है अपने अपने हिसाब से। किसी ने 190, किसी ने 200, ऐसे अपने हिसाब से कट ऑफ बता रखी है। लेकिन अगर आप 50% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है। ईपीएफओ ईओ में तो बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि ऑलरेडी 2017 के अंदर 49.5% कट ऑफ जा चुकी है, और उसमें बहुत ईजी पेपर था। आप जाके देखो, बहुत ईजी का पेपर का यहाँ मतलब होता है कि क्वेश्चन के लेवल की यहाँ पे बात चल रही है कि जब आप कंपेयर करते हो ना 2017 के अंदर, तो देखो 2015 और इस बार का एपीएफसी का पेपर कंपेयर करो, उसमें बहुत अंतर है। उसमें तो 30+ क्वेश्चन मैथ के थे जो कि इजी हैं। 30+ में लोग जो मैथ्स की तैयारी कर रहे होंगे, 25-25 क्वेश्चन तो उसी में सही कर दिए होंगे उन्होंने, तो वो उनको बहुत एडवांटेज दे देगा। फिर इंग्लिश में भी वो अच्छा कर दिया होगा उन्होंने, तो उनके पास आप ये मानो कि 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही उनके सही हो रहे हैं, मैथ्स और इंग्लिश में ही मिला के वो सब लोग 45-48 क्वेश्चन उसमें सही हो रहे थे। प्लस इकोनॉमी भी इतना टफ नहीं थी उसमें, और इंडस्ट्रियल रिलेशन अकाउंटेंसी का इतना था नहीं उसमें। ठीक है, साइंस कंप्यूटर का बहुत ईजी क्वेश्चन थे, 10-12-13 क्वेश्चन थे उसमें, 8-9 क्वेश्चन कोई भी कर सकता था। तो ये भी एक बड़ा रीज़न था जिससे कट ऑफ बहुत हाई गई थी। इस बार का पेपर ऐसा नहीं था, और डिपेंड करता है कि किस लोगों किस तरीके की प्रिपरेशन है, वो सब वेरी करती है। तो अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से भी आप जुड़ सकते हैं। आप कोड यूज़ करना, आप क्योंकि कई सारे बैच यूज चल रहे हैं, यूज़ द कोड SPLIE, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन करना, जरूर से ज्वाइन करना अनअकैडमी से, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करना। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे बैच कोर्सेस हैं अनअकैडमी से। जब आप जुड़ते हो तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज जो है वो लाइव देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक को ज्वाइन करना है। 1 साल जब आप जुड़ते हो तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो। यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें, और अच्छा कंटेंट पढ़ने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।